हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स, जहां आपको 9th से लेकर 12th क्लास तक की सभी क्लासेस को अलग अलग टीचर्स के थ्रू शॉर्ट आउट किया जाता है, जिसमें से मेरा सब्जेक्ट है आपका 9th और 10th क्लास का सोशल स्टडीज़, जहां मैं आपको 9th और 10th की सोशल स्टडीज़ को ईजी तरीके से शॉर्ट आउट करवाऊंगा। मिड टर्म आपका निकल चुका है, अब आपका बचा है फाइनल टर्म और हम सीधा फाइनल टर्म को टारगेट करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स को इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। आज मेरा टॉपिक है 9th क्लास का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्शन होते क्या है, इलेक्शन करवाता कौन है, इलेक्शन को किस तरीके से होल्ड किया जाता है और डिफरेंट तरीके से। मैं आपको आज इस टॉपिक को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा और आपको समझ आएगा कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से इलेक्शन होते हैं और किस तरीके से उसको किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल, जब भी आपको लगे कि इलेक्टोरल वर्ड क्या है तो आप अपने दिमाग में क्या बनाना है, इलेक्शन। हम अपने डेली बेस में देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडियाज़ पे कि डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन होते रहते हैं और वो इलेक्शन किस तरीके से होते हैं उसकी बात हम यहाँ करेंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शंस अ प्रोसेस वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब हम वोट डालते हैं तो हम अपने एरिया के एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। वो एमएलए भी हो सकता है, एमएलसी भी हो सकता है, या फिर वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भी हो सकता है। वही हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम वोट देते हैं और वोट देने के बाद चूज करते हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाएगा और हमारे लिए आगे जाकर काम करेगा। तो ये प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और पाते हैं कि किस तरीके से वो हमारे लिए काम करे, वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन कितने होते हैं, कि कितने तरह के इलेक्शन होते हैं और हम किस में पार्टिसिपेट करते हैं, किस में हम पार्टिसिपेट नहीं करते। सबसे पहले होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। जब भी डायरेक्ट इलेक्शन आए तो आप समझ जाना कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली हमारा इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व होगा, हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि लोकसभा को हम जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, याद रखना, जनरल इलेक्शन, जो हर 5 साल में होल्ड कराए जाते हैं, हर 5 साल में इनको होल्ड कराया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होंगे वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें कितनी सीट्स होती है, कितनी नहीं होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। विधानसभा, इसमें भी हम डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स के अंदर विधानसभा पाई जाती है और साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरीज भी है। उन यूनियन टेरिटरीज में 3 यूनियन टेरिटरीज होती है हमारी, जैसे कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या फिर एक ऐसी जगह है जहां पर विधानसभा पाई जाती है। इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर होगा। पंचायत एंड म्युनिसिपल, पंचायत हमारे विलेजेस में पाई जाती है, गांव में पंचायत पाई जाती है, जिसके इलेक्शन भी हम लोग डायरेक्टली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। म्युनिसिपल एमसीडीज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो ये हमारे होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसके अंदर हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा में हम कभी भी वोट नहीं डालते, इसके अंदर वोट डालने का काम होता है एमएलए का। अब ये एमएलए कौन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया विधानसभा 28 स्टेट्स के अंदर जो जो एमएलए चूज होकर आएंगे वो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करेंगे। इसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज, एमएलएज ये लोग वोट डालते हैं। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी यही लोग वोट डालते हैं। ये हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि इन्हें करवाता कौन है और किस तरीके से वो होते हैं, किसका इसको काम है करवाने का। डन, आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो भारत के अंदर चुनाव कराने का काम करती है, जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर किया गया है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिस भी चीज़ का जिक्र हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे और किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर उसका नाम और उसके काम का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच कंडक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्शन, जो हर तरह के इलेक्शन को भारत के अंदर करवाती है। लेकिन हमने पीछे क्या डिस्कस किया, पंचायत और म्युनिसिपल, उसके इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। उसके इलेक्शन करवाने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्युनिसिपल के चुनाव करवाता है। लेकिन लोकसभा या विधानसभा का चुनाव कराने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। जैसे कि हम बात करें इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, जिसने हमारे फर्स्ट इलेक्शन करवाए थे। फर्स्ट इलेक्शन अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 तक। जनरली हम फर्स्ट इलेक्शन को 1952 के इलेक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा भारत के अंदर 1952 में इलेक्शन करवाए गए थे। और इसे चलाने का काम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। एक नंबर में एमसीक्यू में आपके डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक नंबर बहुत मैटर करता है। और जो प्रेजेंट के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है मिस्टर ज्ञानेश कुमार। प्रेजेंट का फिर भी एक बार को नहीं पूछता, लेकिन फर्स्ट आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। तो 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये करता क्या है। वर्क्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसके काम क्या है। इसका सबसे बड़ा काम है कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन करवाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन करवाता है, तो पहला काम इसका कंडक्ट इलेक्शन करवाना ही होगा। इसका दूसरा काम है प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट। अब ये वोटर लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। वोटर लिस्ट होती है एक इस तरह की लिस्ट जिसमें आप सभी को एक आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आधार कार्ड होता है उस तरीके से होता है आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम पहचान पत्र भी बोलते हैं। उसमें एक नंबर होता है EPIC, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड ये नंबर होता है जो हमारे को दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम वोट देने के काबिल हो चुके हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि वोट दे कौन सकता है, किसका नाम वोटर लिस्ट में होता है और किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है। इसका दूसरा काम होता है गिव सिंबल्स टू पार्टीज। इलेक्शन लड़ता कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अलग अलग पार्टीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उन पार्टीज को मान्यता प्राप्त देना या फिर कोई सिंबल प्रोवाइड कराना काम भी किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का। कोड ऑफ कंडक्ट, ये एग्जाम में आने वाला 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, सपोज किसी राज्य में चुनाव है और वहाँ पे अनाउंस हो गया कि इस डेट को चुनाव होंगे, तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जितनी भी उस राज्य की पावर होंगी वो सारी पावर इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्शन ऑफिसर्स काम करेंगे वो किसके इशारों पे काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिसे हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अंदर कौन कौन से कंडक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंट्रोल इलेक्शन ऑफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल इलेक्शन ऑफिशियल्स, जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे, जितने भी उनके काम होंगे, वो सब किसके कहने पे काम करेंगे, वो सब काम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पर। ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं और हम आगे डिस्कस करेंगे तो देखते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। हम बड़े लेवल पे बात करेंगे तो सीधा हम पूरे इंडिया को लेकर चलेंगे। और इंडिया के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया के लिए होते हैं लोकसभा के चुनाव, तो हम उसी की बात करते हैं कि लोकसभा के केस में इंडिया में क्या क्या होता है। पहले पावर आती है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि उस समय कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां पर होंगी। ये काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का। वो डिसाइड कर लिया उसने भाई कि हम डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज करेंगे, और ये टोटल होती है 543। फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस स्टेट में कितनी होती है। जैसे हमने बात की है यूपी की, हम यूपी की बात करते हैं, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर लोकसभा की कम से कम मैक्सिमम 80 सीट होती है। मैक्सिमम ये 550 तक हो सकती है, मैक्सिमम 550 तक ही होती है। आज से कुछ समय पहले 2020 तक 5 साल पहले
एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट भी था इसके अंदर कि 2 एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, लेकिन उसे 2020 के बाद हटा दिया गया है। पहले मैक्सिमम 552 होती थी, अब ये 550 तक ही होती है, और जो चुनाव जिन पे होता है वो होती है 543, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूपी के अंदर 80 सीट है, जिसके अंदर डिस्कस की जाते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। लाइक अगला बात करते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ वोटर लिस्ट। अब हम वोटर लिस्ट की पे आते हैं। पीछे हमने पढ़ा वोटर लिस्ट होती क्या है। वोटर लिस्ट, जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है और वो इंडियन है तो उसको वोट देने का राइट मिल जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति 18 का हुआ, उसको वोट देने का राइट मिल गया, अब उसका पहला काम होगा वोटर लिस्ट में अपना नाम एंटर कराना। और मैंने आपको पीछे बताया था ईपीआईसी इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसके अंदर उनको अपना नाम रजिस्टर कराना होता है, और इसके अंदर नाम रजिस्टर कराते ही उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और वो लोग हो जाते हैं वोट देने के लिए एलिजिबल, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसका नाम वोटर लिस्ट में है और वो 18 साल का हो चुका है, देन वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। वो भी योगदान दे सकता है देश के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए और नीतियों के लिए। ठीक है, समझ आया। आगे डिस्कस करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। वो आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि भाई इस दिन चुनाव होंगे, और अलग अलग फेज में भी होते हैं कभी कभी। तो इस तरीके के चुनाव होते हैं। अनाउंसमेंट हो गया कि इलेक्शन की डेट आ गई, तो सारी पावर किसके पास आ जाएगी, सारी पावर आ जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास पावर आ चुकी है, अब वो क्या करेगा, वो पर्सन सामने आते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है। पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़ा करती है और वो कैंडिडेट जाते हैं नॉमिनेशन करने जाते हैं, और नॉमिनेशन करते ही उनका नाम फाइनल हो जाता है कि हाँ ये बंदा इस सीट से चुनाव लड़ेगा। उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के बाद कैंपेन होता है। कैंपेन आपने देखा ही होगा, आपकी गली मोहल्ले में, टीवी पर आप देखते होंगे कि किस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी रैली निकालती है, लोगों से वादे करती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, क्या इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से जब काम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैंपेन। सबके अलग अलग होते हैं, कोई शिक्षा पे बात करता है, कोई किसी और मुद्दे पे बात करता है, किसी का मुद्दा अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शन। इसके बाद आते हैं रेगुलेटेड बाय रूल्स। जैसा हमने पीछे पढ़ा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उनको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्या होते हैं, वो किसी भी धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। किसी भी रिलीजियस प्लेस पे चले गए और वहाँ जाके क्या किया, वोट मांगते हैं, तो ये अलाउ नहीं होता। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता है पाया जाता है तो उसको 72 घंटे के लिए डिसबार्ड कर दिया जाता है। मीन्स वो 72 घंटे तक इलेक्शन का कैंपेन नहीं कर पाएगा। खैर ये तो कहने की बात है, हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, रियलिटी आप सब अच्छे से जानते हैं। पोलिंग एंड वोटिंग। अब आता है वोट का दिन। लोग जाते हैं और अपना वोट कास्ट करके आते हैं, चूज़ करते हैं कि भाई हमने इसको वोट दे के आए, किसको वोट दे के नहीं आए। और वोट देने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईवीएम की फुल फॉर्म बताओ। क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये भी पूछ लेता है कि पहली बार इस मशीन का यूज़ कब किया गया था। तो पहली बार इस मशीन का यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम 2004 में, 2004 में इसका उद्घाटन किया गया था, इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, पोलिंग हो गई। अब रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी नहीं जीत रही है, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं 543 में से, किसको कितनी नहीं मिल रही है। ठीक है, रिजल्ट के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो बायपोल इलेक्शन होते हैं। अब ये बायपोल इलेक्शन क्या होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे 543 सीट्स है, 543 सीट्स पे इलेक्शन हुए, 543 सीट्स पे इलेक्शन हो गए, 543 सीट्स का रिजल्ट आ गया। अब क्या हुआ, 1 या 2 या 5 या 10 कैंडिडेट्स ने अपनी सीट छोड़ दी, या तो रिज़ाइन कर दिया किसी कारणवश, या फिर उनकी डेथ हो गई, या फिर किसी और वजह से वो अपनी सीट से हट गए और वो सीट हो चुकी हैं खाली। वो 1 साल बाद भी हो सकती हैं, 2 साल बाद भी हो सकती हैं, या फिर कि इससे ज़्यादा समय भी हो सकती है। अगर 1 साल हो गया है हमारे को इलेक्शन कराए हुए, 543 में हमने इलेक्शन कराया और 1 साल कंप्लीट हो चुका है, अब 5 मेंबर्स ने सीट छोड़ दी, या तो उनकी डेथ हो गई या उन्होंने किसी वजह से रिज़ाइन कर दिया और वो सीट से हट गए। इसका मतलब 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे सीट खाली हो चुकी है। इसका मतलब है कि उन 5 सीट्स को हम अगले जो समय बचा है उस समय तक खाली नहीं छोड़ेंगे, उन्हें हमें सीट को भरना पड़ेगा। वो सभी सीट्स को भरा जाएगा और जब केवल उन 5 सीट पे चुनाव कराए जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं बाय पोल इलेक्शन या फिर बाय इलेक्शन।
सीट खाली हुई, पाँच सीट खाली हुई। सपोज 4 साल के लिए अगर हम उन 5 सीट को खाली छोड़ देंगे तो उन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या होगा जहाँ पे लोगों ने वोट डाला था, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए उन सीटों को दोबारा से भरा जाता है और उसको बोलते हैं बायपोल। दोबारा से हमने वोट डलवाए और बायपोल तरीके से इलेक्शन करवाए। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे की क्या है देखते हैं। व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। पहले हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब समझते हैं। इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया, और हम डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये क्या होता है, जहाँ पर लोग अपनी सरकार को वोट देकर चूज़ करते हैं और लोगों के पास होता है बोलने का अधिकार। कुछ भी बोल दिया, सरकार के लिए कुछ भी बोल दिया, और कुछ भी कार्टून बना दिए। एक टेक्निक होती है कार्टून बना के सरकार के बारे में कुछ गलत बोलने की या उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये सब काम कर सकते हैं। आर्टिकल 19A भी हमें इजाज़त देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जैसा मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया, उसको वोट देने का राइट मिल गया, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन इस अधिकार को मजबूत किया गया था 1989 में, क्योंकि पहले जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 ईयर थी। 21 ईयर, इसका मतलब ये था कि 21 साल का कोई होगा तभी वो वोट डाल पाएगा। लेकिन सरकार ने 89 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, जिसके बाद, जिस चेंज के बाद इस एज को रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया। और जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमेंडमेंट, संशोधन। अमेंडमेंट करके हमने क्या किया, इस एज को 21 साल से 18 साल कर दिया, और 18 साल का व्यक्ति भी वोट दे सकता है और अपनी सरकार चूज कर सकता है। क्लियर। आगे बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने जिसको वोट दिया हमारा वोट उसी को जाए, हमें वोट देने का अधिकार पूरा मिले, और ये चीज़ दिखाई जाए कि हमने जिसको वोट दिया है उसे कितने वोट मिले हैं, कितने वोट नहीं मिले हैं। अगर हमने अपने कैंडिडेट को वोट दिया और वो वोट वहाँ नहीं गया तो क्या होगा, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कोई बंदा है, हम इलेक्शन, मुझे इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, मैं इलेक्शन के लिए खड़ा होने गया, अपना नाम नॉमिनेट कराने गया, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, मुझे मना कर दिया, नहीं जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपसे एक बड़ा बंदा जो है, जो आपसे रिच है, उसने पहले पैसा भर दिया, वो इलेक्शन लड़ेगा। तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? होंगे ही नहीं। तो ये भी ज़रूरी है कि ऐसा ना हो। दूसरा, रेगुलर इलेक्शन। जैसा कि हर एक इलेक्शन का टाइम 5 साल का होता है, 5 साल के अंदर अंदर हमें इलेक्शन कराने पड़ते हैं। 5 साल हो गए, एक सरकार का टेन्योर क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से दूसरी सरकार चूज करने के लिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। रेगुलर इंटरवल्स पे चुनाव होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो भी हम नहीं बोल सकते कि वो सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है या फिर वो देश डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है। सीक्रेट बैलेट, ये क्या होता है, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, इलेक्शन वगैरह में काम कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली ईवीएम में जाके वोट डाल के नहीं आते। उनको मौका मिलता है बैलेट पे वोट डालने का, क्योंकि उन पे इतना समय नहीं होता कि वो इलेक्शन का काम करें या वोट डालने जाए, तो उनसे बैलेट पे वोट डलवाया जाता है, देन उनके वोट्स अलग से काउंट किए जाते हैं। चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, अगर एक सीट है वहाँ पे एक ही बंदा खड़ा हुआ है, लोगों के पास चॉइस नहीं है, तो क्या है, डेमोक्रेटिक है? नहीं। इंडिया के अंदर एक सीट पे 10-10 लोग खड़े होते हैं, वो हमारे पास चॉइस है कि हम किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना की बात कर ले, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये पार्टी एक ऐसी है, अपने यहाँ इलेक्शन करवाती है। चाइना में इलेक्शन होल्ड होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है? वोट दे के आओ, जीतना तो एक ही पार्टी को है, तो उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। अगला है 1 पर्सन 1 वोट। मैंने वोट दिया, मेरा वोट एक काउंट हुआ। कोई वुमेन वोट दे के आई, उसका वोट एक काउंट हुआ। कोई रिच गया, एक काउंट हुआ। किसान गया, एक काउंट हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, रिच के 5 काउंट हो रहे हैं, एक गरीब का 1 काउंट हो रहा है, तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो किसी कंट्री में हमें इलेक्शन करवाने हैं, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, तो हमें इन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी क्या हो पाएगा, उस देश के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हो पाएंगे। हुआ क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस की, जिसमें हम बात करेंगे और डीप तरीके से। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसके बारे में मैंने पीछे बताया। कितनी होती है टोटल? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। अब इसमें आता है रिजर्वेशन का केस। हाँ जी, अब रिजर्वेशन क्या है जी, इसकी बात करते हैं। रिजर्वेशन, इसकी बात करते हैं।
543 सीट्स में से 84 सीट्स एससी के लिए और 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व की जाती है, जिसका मतलब ये है कि 543 पूरे इंडिया में जो सीट्स हैं 84 सीट्स ऐसी होंगी जहां पे एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा, उसके अलावा वहां कोई और कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एससी और एसटीज़ को सोसाइटी में ऊपर तक उठाया जा सके, उनको वैल्यू दी जा सके। और 47 सीट्स होती हैं एसटीज़ के लिए, एसटीज़ कैंडिडेट ही वहाँ पे खड़े होते हैं। ज़्यादातर ये वहाँ होता है जहाँ पे इनकी आबादी ज़्यादा होती है, कोई एरिया है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है, वहाँ पे एससीज़ के नंबर ज़्यादा है, तो जनरली वहाँ पर किसको खड़ा किया जाएगा, एससी कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, वो सीट रिजर्व कर दी जाएगी कि हाँ भाई वहाँ से एससी कैंडिडेट क्या होगा, चुनाव लड़ेगा। अब कुछ केसेस में वुमेन्स को भी दिया गया रिजर्वेशन, वुमेन्स को भी दिया गया। वुमेन्स को कहाँ दिया गया, लोकल बॉडीज़ में। लोकल बॉडीज़ कैसे, पंचायत हो गया, पंचायत हो गई और म्यूनसिपल हो गई, तो वहाँ पे इनको क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया है, मीन्स इनके लिए सीटें फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूंसी। अगला है हमारा वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है। जैसे हमने पीछे बात किया डेमोक्रेसी, अगर हमारे को अपनी डेमोक्रेसी को बचा के रखना है तो इलेक्शन तो भाई करवाने पड़ेंगे। जैसे मैंने चाइना का केस बताया, वो इलेक्शन करवाता है भाई, हर 5 साल में वो चुनाव करवाता है, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, वोट तो भाई एक ही पार्टी को जाएगा। इसलिए इलेक्शन की हमें ज़रूरत है ताकि हर समय पर हम ये देख सके कि पिछली सरकार ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। अगर हम उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो भाई हमारे पास वोट का राइट है, हम वोट देंगे और उसको अगली बार सरकार से हटा देंगे। इलेक्शन अलाउज पीपल टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जवाबदेही। अगर कोई बंदा वोट लेकर जीता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके पास सारी पावर आ गई, वो अकाउंटेबल है, उसको बताना पड़ेगा कि उसने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया। जवाबदेही मीन्स उसने कोई काम कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा भाई मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, ये आपके लिए इसलिए काम आएगा। तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी के बिना काम नहीं चलता। एंड प्रोवाइड पीसफुल ट्रांसफर पावर इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है 5 साल सरकार चली, अगर वो अगले 5 साल बाद नहीं जीत पाई तो दूसरी सरकार उसकी जगह ले लेगी, पीसफुली वो अपनी पावर को गिव अप कर देंगे और दूसरी सरकार आएगी वो अपनी पावर को ले लेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो पीसफुल थोड़ी हो पाएगा भाई, कुछ भी काम। पीसफुल कैसे ट्रांसफर करेंगे हम, लड़ेंगे लोग आपस में, नहीं भाई मैं तो 5 साल से राज कर रहा हूँ, अगले 5 साल भी मैं ही करूँगा, तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी है इलेक्शंस के लिए। अगला है हमारा ईवीएम। ईवीएम मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, और इसका यूज़ सबसे पहले 2004 में किया गया। देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे, 2004 में इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। The Model Code of Conduct is the moral guard of Indian democracy. It protects election from unfair tricks and keeps the game of democracy honest. डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, हमें बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं, तो वहाँ पे आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन कमीशन की पावर होती है कि इलेक्शन के दौरान हम क्या नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी ओरली बताया था, किसी भी धार्मिक जगह का यूज़ नहीं कर सकते, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीन्स हम पावर में हैं, अगली बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास सरकारी गाड़ी है, हम सरकारी पावर का इस्तेमाल करके उसका यूज़ कर करके चुनाव जीत जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स और ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन नॉट अलाउ। इसके लिए इलेक्शन के लिए ये अलाउ नहीं होते, अपना प्रचार कर रहे हो, नहीं, अलाउ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स कैन नॉट यूज एनी रिलीजियन सेंटीमेंट एंड वर्शिप प्लेस फॉर इलेक्शन कैंपेन। किसी मंदिर पे चले गए, वहाँ वोट मांग रहे हैं, जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसी हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। शराब पिला दी किसी को, भाई हमने देखो शराब पिला रहे हैं, तुझे ना वोट देना है हमारे को, ऐसा भी अलाउ नहीं है। ब्राइब दे दी, पैसे बांट दिए, भाई देख मैं देखो पैसे लेके जा रहा हूँ, तू ना हमें ही वोट दियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे ले लिया करो लेकिन वोट मत दिया करो। नो न्यू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम। अगर इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है तो कोई भी सरकार कोई स्कीम लागू नहीं कर सकती। जैसे ही उनको याद आ जाए कि चलो स्कीम लागू कर देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है तो स्कीम लागू नहीं हो सकती कि हम आपके लिए ये बना चुके, ये बनाएंगे, अब आपके लिए ये बनाएंगे, तो हम ये सब काम नहीं कर सकते। तो ये होते हैं हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर है ये पॉइंट भी। चलिए आगे देखते हैं। आगे अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। कौन सी होती है अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो बात करी हमने, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी। किसी के पास बहुत पैसा है, वो पैसे का यूज़ करेगा इलेक्शन में,
और इलेक्शन जीत जाएगा, नहीं, अलाउ नहीं है। अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो एक फिक्स अमाउंट होता है 10 लाख रुपीज़, आप 10 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। 10 लाख एक फिक्स अमाउंट है, आपको पूरे चुनाव इसी में लड़ने होंगे, आप कैसे भी कैंपेनिंग करो 10 लाख रुपए फिक्स है आपके लिए। यूजिंग मसल पावर, जिस दिन वोट हो रहे होते हैं ना उस दिन बाहर अपने लोग खड़े कर दिए और लोगों को धमका रहे हैं कि भाई मुझे वोट दियो, अगर वोट नहीं दिया तो ध्यान रखियो अगली बार क्या होगा, ठीक है। स्प्रेडिंग हेट स्पीच, दूसरे कैंडिडेट के लिए हेट स्पीच फैला रहे हैं, मीन्स कुछ गलत बोल दिया उसके बारे में बोल दिया, अगर वो आ गया तो आपके साथ ये कर देगा, ये सब अलाउ नहीं होता। बूथ कैप्चरिंग का मतलब था वहाँ पहुँच गए, अपने बंदे बिठा दिए और ज़बरदस्ती वोट डलवा रहे उनसे कि भाई आओ हमारी पार्टी को वोट डालो। वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, कोई इंसान मरा हुआ है, उसको मरे हुए 5 साल हो गए और 5 साल में वोट डालने आ रहा है, वो हर 5 साल वोट डालने आया है, वो ये चीज़ अलाउ नहीं है। इसको हम बोलते हैं वोटिंग लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करना। स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर्स, फेक प्रोमिसेस करना कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती। तो इनको हम बोलते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। मीन्स ये सब काम अगर कोई इलेक्शन में करता है तो उसको 72 आवर्स के लिए कैंपेन करना अलाउ नहीं होगा। 72 घंटे के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। 72 घंटे तक वो कुछ नहीं कर पाएगा कि उसको कैंपेन में जाना है, कहीं पे स्पीच देनी है, तो ये कुछ भी काम वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं स्लोगन्स की। स्लोगन इलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं स्लोगन। लोगों को इंस्पायर करने के लिए, सेंटिमेंट्स को करने के लिए दिए जाते हैं। लाइक गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीबों को ना एक नारा दे दिया, गरीबी हटाओ। हम जैसे आएंगे ना सरकार में, हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1971 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था। इसका पर्पस क्या था कि हम ना इंडिया से ना अगले 5 साल में गरीबी हटा देंगे, 5 साल में गरीबी नहीं रहेगी। तो ये तो हुआ ही। आज हम 2025 में जी रहे हैं, कितने लोग गरीब हैं? 20 करोड़ के आसपास जनता आज भी गरीब है। सेफ डेमोक्रेसी, 1977 में एक पार्टी थी, जनता पार्टी, जिसने नारा दिया था सेफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे हम, किसी भी सरकार के हाथ में पावर नहीं दे देंगे ऐसे ही कि वो अपनी तरीके से लोगों को चलाए, इमरजेंसी लगाए या कुछ भी करे, तो ये सब काम हम नहीं होने देंगे। लैंड टू दी टिलर, ये किसानों को प्रभावित करने के लिए था भाई, वेस्ट बंगाल में दिया गया था कि हम आपके लिए काम करेंगे। वेस्ट बंगाल में स्लोगन दिया गया था और आज भी प्रेजेंट में बहुत सारे स्लोगन दिए जाते हैं। हर एक पार्टी आती है, स्लोगन देती है, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, तो उसी को बोलते हैं स्लोगन, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ समझ भी आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।